जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। भारतीय राजनीति में 2024 का चुनाव बस कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा है और ऐसे में बहुजन राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए और बहुजन युवा जो हैं, अम्बेडकरी युवा हैं, उनकी भूमिका क्या हो सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ है सुशांत सिंह जी विदेश से पढ़ाई करने के बाद और दो बार वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष होने के बाद फिलहाल दिल्ली में हैं और बुलंदशहर से ताल्लुक़ रखते हैं और राजनीति को अपने करीब से देखा है और कहीं ना कहीं जो बहुजन राजनीति है उसकी दिशा क्या होगी, यूथ की भूमिका क्या हो सकती है, इस बारे में लगातार बातचीत करते रहते हैं। सुशांत जी, इलेक्शन बिल्कुल पास है 2024 का, सारी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ गई है, पब्लिक भी इलेक्शन मोड में आ गई है। आप किस तरीके से सोचते हैं कि आने वाले वक्त में जो बहुजन राजनीति है, आपने भारत के बाहर पढ़ाई की, वहाँ की राजनीति को देखा, यहाँ की राजनीति को भी करीब से देख रहे हैं, सही दिशा में चल रही है? क्या लग रहा है आपको? जय भीम सभी को। जो कि एक राजनीति में समझा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो छात्र संघ अध्यक्ष की राजनीति हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हो पार्लियामेंट के अंदर, जो कि एक राजनीति का एक मूल रूप होता है कि लोगों के अधिकारों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए और जो जिस समाज के जिस स्तर में आता है उसको समानता दिलाई जाए। यही एक अप्रोच जो है ब्रिटेन के अंदर पूरी कोशिश रहती है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को लेके काफ़ी इश्यूज़ को लेके चर्चा रहती है, उसके बाद उनके लिए तमाम पॉलिसी भी आती हैं और सिमिलर चीज़ की ज़रूरत जो है हमारी भारतीय राजनीति में भी है। काफ़ी स्टेप ऑलरेडी ले जाए जा चुके हैं, लेकिन विद टाइम जो कि एक जो डिफरेंस होता है पुअर और रिच के बीच में, और दूसरा जो एक डिफरेंस होता है हमारे यहाँ जैसे एक जात की राजनीति होती है, कास्ट की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है, वो जो डिस्टेंस है मैं कहीं ना देख पा रहा हूँ कि वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जितना समाज आगे बढ़ रहा है उतना वो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है हमारी एक सोसाइटी के लिए। ओके, अभी भारत में जो आपने जाति की राजनीति की बात की, एक धर्म की राजनीति बहुत जोरों पे है। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ और तमाम, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, जय श्री राम के नारे आम हो गए हैं। आमतौर पे ये कहीं ना कहीं इस तरीके से देखना एक लोकतंत्र में बड़ा अजीब सा भी लगता है। जी, धर्म की राजनीति भारत को लेके कहाँ जाएगी, भारत के लोगों को? देखिए, भारत की एक अपने आप में एक सुंदरता है। उसकी सुंदरता ऐसी आती है कि अगर हम चार आदमी भी खड़े होते हैं फॉर एग्जांपल, तो चारों की वेशभूषा अलग भी, कि चाहे एक सिख कम्युनिटी एक अलग होती है, मुसलमान कम्युनिटी एक अलग होती है, अम्बेडकरवादी सोच के लोग अलग होते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, लेकिन हमारा ये सुंदरता ये है कि हम लोग प्रकार के रंग होने के बाद भी हम लोग साथ में बैठ सकते हैं। जय श्री राम के भी अगर नारे लगते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, जय भीम के नारे लगते हैं, हमारा काम यह है कि इस देश में सबको जगह मिले जो इसकी यहाँ के मूल रूप से अधिकारी हैं। तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि एक धर्म को अगर कोई चीज़, अगर जैसे राम मंदिर है, तो हम उसका पूरा सपोर्ट करते हैं कि अगर उसके जो बिलीवर हैं उनको एक सम्मान मिले। मेरा बस ये कहना है कि जो बाकी लोगों के जो धर्म है, बाकी लोगों की जो विचारधारा है, उनको भी वो स्पेस मिले और एक हम लोग शालीन तरीके से एक देश को हम आगे बढ़ाएं जिसके अंदर एजुकेशन और लीडरशिप को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दें। तो मेरा एक यही विचार रहता है कि जो भी हम देखते हैं कि जिस समाज को हजारों सालों तक पिछड़ा रखा गया, उसको हम किस तरीके से सपोर्ट करें कि सभी लोग एक समान आके आगे देश की प्रगति में ध्यान दें। क्योंकि जो यूथ होता है, वो चाहे यूथ वो किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, उसकी जो एनर्जी होती है, सोचने की शक्ति होती है, उसको आप नेशन डेवलपमेंट में अगर लगाएंगे तो वो देश का ही विकास है। जी, अभी आज जब हम बात कर रहे हैं, आज ही ईवीएम को लेकर एक प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे। आप एडवोकेट भी हैं, कानून भी समझते हैं, राजनीति भी समझते हैं। ईवीएम को जो लेके प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार यहाँ पे, और कुछ बहुजन ऑर्गेनाइजेशन ही कर रही हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ईवीएम इस तरीके के आंदोलन से बैन हो सकता है या फिर ये एनर्जी गलत लग रही है? देखिए, हमारा इंडिया जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। हमारा एक दायित्व बनता है एज अ वोटर और एज अ पॉलिटिशियन कि इस टेम्पल, जो इस डेमोक्रेसी का हमारा टेम्पल है, उसको हम प्रोटेक्ट रखें, उस पर कोई भी किसी भी तरीके का दाग नहीं आना चाहिए। अगर ईवीएम की वजह से कुछ लोग को संदेह है कि अगर ईवीएम की वजह से वोटिंग गलत होती है, हमारे समाज के लोगों का वोट कहीं और जा रहा है, तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और उसकी अगर ज़रूरत हो तो सरकार को उस चीज़ को हटाना भी चाहिए। किसी भी तरीके से अगर इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर किसी तरह की अगर लांछन लगता है, तो ये इंस्टीट्यूशन के जो होल्डर्स होते हैं, पोजीशन होल्डर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश की जनता
जो कि सबसे सुप्रीम जो सॉवरिन होती है, देश की जनता होती है, उनको आप विश्वास दिलाएं कि आप जो डिसाइड करेंगे उसी से देश चलेगा। और वो देश तभी चलेगा जब उस इंस्टीट्यूशन की आप वैल्यू को प्रोटेक्ट करेंगे। वो प्रोटेक्ट तभी हो सकती है जब भी जितने भी ऐसे लांछन लगते हैं, जितने भी उस पर संदेह आता है, अब टाइम के साथ में उनका निवारण करा जाए। बहुजन राजनीति की जो स्थिति है, सुशांत सिंह इसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुजन राजनीति के अंदर एक अच्छी चीज़ मेरे को थोड़े टाइम में दिखी जी। कि बहुजन समाज का जो युवा है, अम्बेडकरवादी युवा है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव एग्रेशन आया है, जो कि अपने समाज के लीडर्स जो थे, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक सबसे हमारे सुप्रीम लीडर हैं, उनसे उनके भी गुरु रहे हैं। तो बहुजन समाज ने उनको अपनाना शुरू किया है पब्लिकली। पहले बाबा साहब की मूर्तियां, बाबा साहब की फोटो है, लोग छुप के लगाया करते थे, लोग अपनी आइडेंटिटी को बहुत छुपा के रखते थे, क्योंकि उनको शोषण देखना पड़ता था देश में, विदेशों में। और प्राउडली लगाते हैं, अब प्राउडली लगाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। और देश का जब युवा लगाता है, अम्बेडकरवादी युवा, उसका मतलब यह है कि उसका जीवन लगभग 50 साल का और है। उसका पॉलिटिकल लाइफ, पब्लिक लाइफ, एजुकेशन का जो जिस विचार में सोच रहा है, वो एक लंबा। तो अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो विचारधारा है वो आने वाले 50 साल के लिए प्रोटेक्ट हो गई है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस में आ गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे समाज का युवा अब शिक्षित होना चाहता है, और दूसरा वो लीडरशिप में आना चाहता है। तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, क्योंकि जिस तरह से माननीय कांशीराम कहते थे, अगर आपको समाज में बदलाव लाना है तो आपको सत्ता लेनी पड़ेगी। सत्ता से ही आपको अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे। आप अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि अपने समाज का निवारण कर सके। तो सत्ता लेने की जब बात हो रही है तो हम कहाँ खड़े हैं? सत्ता लेने की बात जो है, बाबा साहब ने जैसे एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज बोला, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमसे चूक हो रही है इस फॉर्मूले को हमें अपनाने में। और मान्यवर कांशीराम ने जो एक पॉलिटिक्स दी, बहुजन समाज पार्टी, उसका एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है। और बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छे से उसको करके दिखाया। 4 बार की सीएम रही, और मेरे को अभी तक अच्छे से याद है कि जब बहन जी अगर पावर में आती है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से काम करता है, उत्पीड़ना कम होती है, और उत्पीड़ना होती है तो उस पर रिपोर्टिंग होती है। हमारे समाज को दबाया जाता है, उसकी रिपोर्टिंग काफ़ी कम होती है। हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपनी बहुजन पॉलिटिक्स को और एक्टिव करें, अपने नेताओं को और स्ट्रॉन्ग करें, नेशनल लीडर्स के जो नेता हैं उनको उसी सम्मान पे नवाजा जाए, और नई पॉलिटिक्स में नए युवाओं को और क्रिएट करा जाए। हाँ, आपने पढ़ाई कर ली ऑलमोस्ट, फिर आपका प्लान क्या है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मेरा प्लान काफ़ी दिन से पहले से ऑलरेडी क्लियर था। और मेरा प्लान ये है कि मैं पेशे से जैसे एडवोकेट हूँ, और हमारे समाज को अगर कोई से अगर दिक्कत है, तो मैंने ये देखा है कि कोर्ट एक हमारे लिए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बिलीवर है, हमारी पूरी कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन बिलीवर है, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और हमारे समाज को लोगों को प्रोटेक्ट करना कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हमारा एक दायित्व है। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा था दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और मैं वापस आके दिल्ली में और तमाम राज्यों में, मैं बुलंदशहर से हूँ तो मैं बुलंदशहर में भी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जितना ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं कानून के थ्रू सोसाइटी के अंदर जो भी मैं अपना सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं उसको एज ए एडवोकेट मैं रिप्रेजेंट करूँगा। पहले भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप बता रहे हैं, फिर अभी आके वही उसी काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जी। तब में और अब में क्या फ़र्क आया है, क्या चेंज आया है सुशांत सिंह में? सुशांत सिंह में ये चेंज आया है कि जो बाबा साहब जो गए थे, पहले ये विचार था कि बाबा साहब गए हैं, मुझे भी जाना है। पहले एक जिद थी, एक हट थी, जैसे एक युवा के अंदर होता है, आक्रोश होता है। वहाँ जाके समझ में आया कि वहाँ पर आप एक एजुकेशन की आप डिग्री लेते हैं, आप लीडरशिप में आप आते हैं। तीसरा जो एक एक्सपोजर है, बाबा साहब जिस तरीके से यूएस गए, यूके गए और तमाम देश गए, लेकिन इन देशों में वो ज़्यादा समय रहे, वहाँ का लेवल ऑफ एक्सपोजर, इंटरेक्शन इतना अच्छा है कि आप दीन दुनिया देखने के बाद आप उन चीज़ों को, उन आइडियाज़ को लेकर आते हैं, वे ऑफ फंक्शनिंग को लेकर आते हैं, लार्जर गोल्स को लेकर आते हैं, और उनको आप अपने देश में इम्प्लीमेंट करते हैं। और वही बाबा साहब के उस एक्सपोजर की बदौलत हमारे देश में एक संविधान है जिसके अंदर हर कम्युनिटी, चाहे वो महिला हो, दलित हो, तमाम बैकवर्ड कास्ट हो और तमाम समाज हो, सबको प्रोटेक्शन देने का काम उस संविधान ने किया। और वो इसलिए आ पाया क्योंकि वो जो एक बड़ा विचार था, देश विदेश में घूमने के बाद बाबा साहब को आया, उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से मेरे आइडियाज़ के अंदर चेंज आया है, मेरी अप्रोच के अंदर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर चेंज आया है। किस तरीके से अगर किसी बीमारी को अगर जड़ से ख़त्म करना है, जातिवाद को अगर हमें जड़ से ख़त्म करना है, तो उसके क्या मूल अधिकार है, उसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करें। तो एनसीआरबी का आप डेटा देखते हैं,
दलितों को, मेजॉरिटी ऑफ दलित जो हैं उसके अंदर जेल के अंदर है। पहले डीनोटिफाइड ट्राइब्स होती थी कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। आज की डेट में भी एनसीआरबी का मॉडिफाइड डेटा है। मतलब आप एनसीआरबी के डेटा से, जो गवर्नमेंट का डेटा है, आप ये कहना चाहते हैं कि 70% दलित जो हैं वो क्रिमिनल हैं? आंसर इज नो। पहली चीज, जब पहली बात उनकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है। रिपोर्ट लिखी जाती है तो उनके ऊपर प्रशासन हमेशा हावी रहता है, उनको अच्छे वकील नहीं मिलते हैं, उनके कम्युनिटी के जजेस नहीं हैं जो उस समाज की बैकग्राउंड के ऑपरेशन को समझ सके। इतना आसान है इस देश के अंदर किसी दलित को झूठे केस में, गरीब दलित को फंसाना, और वो जीवन भर अपनी उस जेल की सजा काटता रहे। बहुत आसान है। इन चीजों को बदलने के लिए हम फंडामेंटल चेंज कैसे ला सकते हैं, कोर्ट के थ्रू, सड़कों के थ्रू, उस पर मैं काम करूंगा। उस पर काम करेंगे जी। बहुत बढ़िया। अभी पहले जब हम बात करते थे कि विदेशों में कौन लोग पहुंचे हैं पढ़ने के लिए, बहुत कम नाम आते थे। लेकिन इधर हाल के दिनों में काफ़ी सारे जो अम्बेडकरी समाज के यूथ हैं वो जा रहे हैं विदेशों में, पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझते हैं आप, क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ ये कि अगर हम किसी समाज से आते हैं, हमारा वो एक समाज एक परिवार की तरह है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उस परिवार के लिए हम जितना जैसा हम कर सकते हैं वो करें। दूसरी चीज़, अगर हम किसी भी तरीके से, जैसे रिजर्वेशन का हम लाभ उठाते हैं, रिजर्वेशन हमें हमारे समाज की उत्पीड़ना की वजह से मिला है। उसका मतलब ये है कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिला है। उस रिप्रेजेंट से मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपना पालन पोषण तो करूं, साथ में मैं अपनी ड्यूटी अपने समाज के लिए निभाऊं। ये मैं किसी पे कोई एहसान नहीं करूंगा ये करके, ये मेरी ड्यूटी है, मेरे को ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसी तरीके से जो लोग आज से देश विदेश में जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि हम लोग एक लाख परिवार में से अगर 10 लोग जाते हैं, कि आप वापस आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें और उनको कॉन्ट्रीब्यूट आप करें। तो ये जितने भी लोग आगे बढ़ते जाएंगे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जाएगी। जैसे बाबा साहब ने विदेश में जाके वापस आने के बाद अपने लोगों के लिए काम किया, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे आप विदेश में रहें या वापस आए, आप अपने समाज को कंट्रीब्यूट करें। बाबा साहब इज द राइट एग्जांपल टू पे बैक टू सोसाइटी। बाबा साहब उस टाइम पे इस लेवल पे थे कि वहां पे आप लॉर्ड बन सकते थे, तमाम उनको पद दिए जा सकते थे। तो वो विश्व रत्न है, जैसे कि हमारे समाज के लोग कहते भी हैं। उसके बाद उन्होंने ये चूज़ किया कि मैं वापस जाऊंगा और अपने समाज की बीमारी का इलाज करूंगा। तो उसी चीज़ को हमारे समाज के लोगों को, मेरे को लगता है यूथ को, उस चीज़ को हमें एक्टिवली करना चाहिए। चलिए सुशांत, ऑल द बेस्ट। तो निश्चित तौर पे जब सुशांत जैसे युवा बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं और अपने समाज के बीच में जुड़ते हैं, समाज को लाभ मिलता ही है। हम देखेंगे सुशांत किस तरीके से आगे आंदोलन में काम कर रहे हैं। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। जय भीम।